हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। फाइन। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली अब एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस पढ़ चुके हैं एंड हम बेसिकली एड्सॉर्प्शन की टाइप्स यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त है बिकॉज आज हम बेसिकली इसके ऊपर जो एक फ्रॉन्टलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बनी हुई है उसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन है और बहुत ही जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, पर उससे पहले बिफोर दैट हम फ्रॉन्टलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म समझें, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। क्लियर? सो स्टार्ट करेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से, देन फ्रॉन्टलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आज का हमारा मेजर टॉपिक है। फाइन, कोई भी दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से। तो आई थिंक बेसिकली अभी तक सबको एड्सॉर्प्शन तो क्लियर है। एड्सॉर्प्शन क्या है? किसी भी चीज का आके किसी सरफेस पे लग जाना या चिपक जाना, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है ना? किसी भी चीज का किसी जगह पे आके किसी सरफेस पे आके एड्सॉर्बेंट पे आके चिपक जाना इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। एंड व्हाट वी मीन इज आइसोथर्म से क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है सेम एंड थर्म से हमारा मतलब होता है टेम्परेचर। फाइन, यानी कि सेम टेम्परेचर पे हमारे पास जो एड्सॉर्प्शन का ग्राफ है बेसिकली उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फाइन, तो हम बेसिकली इसमें करते क्या है एक्चुअली में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि हम प्रेशर के साथ एड्सॉर्प्शन का क्या रिलेशन है वो चीज डिराइव करते हैं, यानी कि एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो सबको पता है किसे हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्म बोलेंगे। ठीक है ना? एंड क्योंकि एड्सॉर्प्शन का ग्राफ है इसलिए हम इसे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। क्लियर? तो पहले तो ग्राफ बना लें हम। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जब x अपॉन m, पहले तो ये देखिए x अपॉन m क्या है? x अपॉन m इज बेसिकली एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब है कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है। एक्सटेंट मतलब कितनी मात्रा में। ठीक है ना? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब है कितनी मात्रा में एड्सॉर्प्शन हुआ है। x इज बेसिकली मैं कह सकता हूं अमाउंट ऑफ adsorbate and m is mass of adsorbent। फाइन, उस एड्सॉर्बेंट पे कितना मास, कितना अमाउंट एड्सॉर्बेट का आके लगा है, तो कितना इज एक्चुअली में एक्सटेंट। फाइन, कितना एड्सॉर्बेट का अमाउंट एड्सॉर्बेंट पे आके लगा है उस चीज को बेसिकली बोला जाता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है उस चीज को हम बना रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई भी दिक्कत? क्लियर? तो व्हाट इट वाज सीन एक्सपेरिमेंटली इज कि ये कुछ इस तरीके से है। ये कुछ इस तरीके से है। सपोज ये T1 टेम्परेचर है। फाइन, आई टेक दिस T1 टेम्परेचर एज सपोज 300 केल्विन। अब जस्ट रैंडम फिगर लिए मैंने 300 केल्विन। फाइन, सो व्हाट आई वांट टू से इज कि ये जो एक्सपेरिमेंटली एक्सटेंट वर्सेस प्रेशर है, देखो एक बात तो क्लियर है कि लाइक दिस x upon m is directly proportional to pressure। ये बात तो हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है, हम जितना यार गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे वो वहीं बैठ जाएगी। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं खड़ा हूं तो फिर डेफिनेटली क्लास में सब लोग इधर उधर नहीं फिरेंगे, अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, आपका बेंच पे बैठे रहना, आपका बेंच पे चिपके रहना भी क्या है? एड्सॉर्प्शन ही तो है।
क्लियर? तो आप बेसिकली यू विल स्टिक टू दैट बेंच जब मैं खड़ा हूं, जितना ज्यादा प्रेशर है उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा। तो ये बात तो क्लियर है, एक्सटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फाइन, एंड व्हाट इट वाज सीन इज एक्सपेरिमेंटली कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा। नाउ यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, यानी कि ये जो पॉइंट है ये है सैचुरेशन प्रेशर। फाइन, इसको हमने क्या बोल दिया, सैचुरेटेड प्रेशर या प्रेशर सैचुरेशन। मतलब बात मुद्दे की क्या है कि इसके बाद एडसॉर्प्शन नहीं हो रहा, बट इट वाज सीन एक्सपेरिमेंटली, इसके बाद एडसॉर्प्शन नहीं हो रहा। एंड द रीजन फॉर दैट इज, यार सारा सरफेस एरिया कवर हो गया है। आपको याद होगा अपन ने पहले ही लेक्चर में बात करी थी, एडसॉर्प्शन शुरू में बहुत तेज होता है, बाद में स्लो हो जाता है, एंड देन खत्म भी हो सकता है क्योंकि सरफेस ही खत्म हो जाता है। अब याद करिए वही एग्जांपल, ये मान लीजिए चौक है, ठीक है ना, इसको इंक में डिप किया, शुरू में ये बड़ी तेजी में होता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारा सरफेस व्हाइट है, शुरू में ये बहुत तेजी से नीला हो जाएगा, एंड धीरे धीरे करके जब ये पूरा सरफेस भर गया, पूरा का पूरा सरफेस नीला हो गया, तो अब इसके बाद नीला हो सकता है क्या? अब तुम इसके बाद इंक में डिप करोगे और नीला होगा क्या? नहीं, ये तो पहले से ही नीला है। तो यहां इस पॉइंट के बाद क्या है, देयर इज नो सरफेस अवेलेबल, इसके बाद कोई भी सरफेस अवेलेबल नहीं है फॉर एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन के लिए कोई सरफेस अवेलेबल नहीं है, तो एडसॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट। शुरू में ये बड़ा तेज था, बाद में ये स्लो होता गया, एंड देन ये सैचुरेट हो गया। एडसॉर्प्शन इसके बाद नहीं बढ़ा, एडसॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट हियर। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एडसॉर्प्शन क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। क्लियर? कोई भी दिक्कत? तो हमने इसको क्या बोल दिया, सैचुरेटेड प्रेशर। की इस प्रेशर के बाद आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, जैसे क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है कि इसके बाद जितना मर्जी सॉल्यूट डाल लो और मिक्स नहीं होगा, वैसे इसके बाद जितना मर्जी प्रेशर डाल लो और एडसॉर्प्शन नहीं होगा। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, सैचुरेटेड प्रेशर। कोई दिक्कत? फाइन, थोड़ी सी और बात करते हैं। सपोज ये तो T1 टेम्परेचर है, सपोज मैं टेम्परेचर T2 कर देता एंड वो T2 सपोज T1 से ज्यादा होता, तो अपन ने उस दिन भी बात करी थी, टेम्परेचर के बढ़ने पे एडसॉर्प्शन बेसिकली क्या है, एडसॉर्प्शन बेसिकली क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर के बढ़ने पे एडसॉर्प्शन कम हो जाना चाहिए, टेम्परेचर के बढ़ने पे एडसॉर्प्शन कम हो जाना चाहिए। तो अगर ये T2 टेम्परेचर होगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता। फाइन, दिस इज फॉर T2 एंड सपोज दिस इज फॉर T3, सपोज दिस इज 350 केल्विन। तो जितना आप टेम्परेचर राइज कराते जाओगे, जितना आप टेम्परेचर राइज कराते जाओगे, एडसॉर्प्शन घटता जाएगा। फाइन, बिकॉज ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि टेम्परेचर का बढ़ना एक्सोथर्मिक को फेवर नहीं करता है। फाइन, टेम्परेचर का बढ़ना एडसॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा। इज दैट थिंग क्लियर? एंड ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना हुआ है, तो ये तीन अलग अलग आइसोथर्म है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है क्या, कि अगर तीन अलग अलग ग्राफ बनाए हुए हैं, T1 T2 T3 दिया हुआ, एंड यू विल बी आस्क्ड द रिलेशन, आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है कि T1 T2 T3 क्या है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिसका एडसॉर्प्शन कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइन, नरेंद्र अवस्थी के अंदर पड़ा हुआ है क्वेश्चन। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये अगर तीन अलग अलग टेम्परेचर हैं, तो जिसका एडसॉर्प्शन सबसे कम है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। फाइन, कोई भी दिक्कत? तो ये एक आइसोथर्म है बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा इसमें समझने वाली बात क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रेशर के बाद और एडसॉर्प्शन नहीं होगा। नाउ आई विल रिलेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस इक्वेशन को रिलेट करते हैं फ्रॉन्डलिच में, और फ्रॉन्डलिच ने ऐसा क्या कहा एंड इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया फ्रॉन्डलिच द्वारा। तो व्हाट इज हिज इक्वेशन, व्हाट इज हिज सेइंग इज लाइक, करते हैं अभी फ्रॉन्डलिच। So next topic is basically Freundlich.
adsorption isotherm. So बेसिकली फ्रॉन्टलिच तो साइंटिस्ट का नाम है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हम देख चुके हैं। एडसॉर्प्शन का ग्राफ है, आइसोथर्म मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फाइन। सो सबसे पहले तो स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसने क्या स्टेटमेंट दी? द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस per unit mass of adsorbent depends upon pressure of the gas. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि एडसॉर्बेंट के पर यूनिट मास के ऊपर जितना गैस एडसॉर्ब हुआ है ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। फाइन। सो व्हाट इट हैज ऑलरेडी बीन सेड इज x अपॉन m। ये x क्या है? मास ऑफ एडसॉर्बेट। m क्या है? मास ऑफ एडसॉर्बेंट। वही सेम चीज है, x इज मास ऑफ एडसॉर्बेंट, m इज मास ऑफ एडसॉर्बेंट। इसने बोला कि ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ द गैस। फाइन। तो डिपेंडेंसी के लिए हमने k कांस्टेंट लगा लिया है एंड देन p की पावर 1 अपॉन n के ऊपर डिपेंड करता है, वेयर n varies from 1 to infinity। n वेरी करता है 1 से लेके इंफिनिटी तक। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा हटा दूं ताकि इक्वेशन बिल्कुल दिख जाए। x अपॉन m क्लियर है, x क्लियर है। एक्सटेंट ऑफ x अपॉन m इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वेयर x इज मास ऑफ एडसॉर्बेंट। कितना मास आगे चिपक गया है, m इज कितने मास के ऊपर। फाइन। कितना मास आके एडसॉर्बेट का चिपक गया है, कितने मास ऑफ एडसॉर्बेंट के ऊपर। सो दिस इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन व्हिच इज k p रेज़ टू पावर 1 अपॉन n। एंड उसने बोला कि n वेरी करेगा 1 से लेके इंफिनिटी तक। फाइन। तो इसने इस बात को एक्सपेरिमेंटली जो मैथमेटिकली बताया उसको हम कंपेयर करते हैं। हमारे पास ये ग्राफ है बेसिकली जो हमने अभी अभी बनाया था। क्लियर? दिस इज x अपॉन m, this is p। fine, so this is a relation given by Freundlich। इसको हम जो बेसिकली फ्रॉन्टलिच ने इसको मैथमेटिकली कैसे रिलेट किया हर इस चीज के साथ, इस बात को समझेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले यार यहां तक देखो, इस ग्राफ को बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। ये फेज में ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं इसको अलग मार्क कर लेता हूं, ये इसको अलग मार्क कर लेता हूं। फाइन। सो ये बेसिकली लो प्रेशर रीजन है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन है एंड ये बेसिकली हाई प्रेशर रीजन। दिस इज अ लो प्रेशर रीजन, दिस इज इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन एंड दिस इज हाई प्रेशर रीजन। कोई दिक्कत? सो बेसिकली 3 अलग अलग एरियाज हैं। देखो अगर हम बात करें लो प्रेशर की, फाइन, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे x अपॉन m हमारे पास निकल के आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर 1। यहां तक का ग्राफ देखो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ रहा है। तो ये जो बेसिकली हमारे पास आ रहा है x अपॉन m, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर 1 आ रहा है। क्यों? बिकॉज शुरू में हमारे पास बहुत ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है। आपने प्रेशर लगाया, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा। आपने प्रेशर लगाया, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? एट लो प्रेशर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। एट
इंटरमीडिएट प्रेशर x upon m is basically p raised to power 1 upon n। यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या बन रहा है, पॉलिनोमियल बन रहा है। यहां पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन रहा है दैट x upon m is directly proportional to p raised to power 1 upon n। देखो धीरे धीरे करके हमारा सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास जो अवेलेबल सरफेस है वो कम हो रहा है। आप इसको इस तरीके से मान के चला करो, क्लास में सारे बेंच हैं, एक बार बिल्कुल शुरू में जब बच्चा आया तो बहुत सरफेस एरिया अवेलेबल था, जहां मर्जी जाके चिपक गया, बैठ गया, मतलब क्लियर। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके बेंच की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, कम। तो कोई आएगा क्या उतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन करेगा, नहीं करेगा। मैं खड़ा भी होऊंगा, प्रेशर भी लगेगा, तो भी वो इतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, बिकॉज ही हैज अ रीजन, ही और शी हैज अ रीजन। सर जगह ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा बनाओ यार जगह, इजंट इट। तो प्रेशर के लगाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ रहा था, बिकॉज पहले बहुत ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल था, क्लियर। एंड एट हाई प्रेशर क्या होगा, एट हाई प्रेशर क्या होगा, इफ आई रिमूव दिस, यू आर डन विद द डेफिनेशन। एट हाई प्रेशर, अगर हम इसे देखें, एट हाई प्रेशर x upon m is directly proportional to p raised to power 0 because it is independent of pressure। यहां पे अगर हम देखें x upon m is directly proportional to p raised to power 0 independent of pressure। क्यों, बिकॉज जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज सारे का सारा सरफेस एरिया खत्म हो गया है। देयर इज नो सरफेस एरिया अवेलेबल, यहां कोई सरफेस एरिया अवेलेबल नहीं है फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए यहां सरफेस एरिया ही अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो तीन अलग अलग कंडीशन में हमने इसे देखा, एट लो प्रेशर रीजन, एट इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन एंड एट हाई प्रेशर रीजन। इज दैट थिंग क्लियर। तो तीन अलग अलग हमने बेसिकली से मैथमेटिकली बनाया है। वी हैव मेक द मैथमेटिकल रिलेशन कि भाई तीन अलग अलग प्रेशर्स पे हमें क्या देखने को मिलता है। लो प्रेशर पे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़्ड टू पावर 1 है, बिकॉज बहुत ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है। जैसे ही आपने प्रेशर लगाया एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपने प्रेशर लगाया एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। देन अगर हम मूव करें सेकंड रीजन में, इंटरमीडिएट में, तो यार धीरे धीरे करके सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम। आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे फिर भी उतना एब्जॉर्प्शन नहीं मिल पा रहा है। एंड थर्ड रीजन, जब सारे का सारा यार एब्जॉर्प्शन हो गया, पूरी जगह भर गई है, अब मैं खड़ा हूं फिर भी जो बाहर का बच्चा आ रहा है वो मेरा प्रेशर फील ही नहीं कर पा रहा, मैं जितना मर्जी करूं बैठ जाए। अब जब जगह ही नहीं है तो वो कहां बैठेगा, जब जगह ही नहीं है तो वो कहां बैठेगा। इज डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज जितना एब्जॉर्प्शन होना था वो सारे का सारा एब्जॉर्प्शन हो चुका है। इज दैट थिंग क्लियर, वो सारे का सारा एब्जॉर्प्शन हो चुका है, कोई भी दिक्कत। अब देखा जाए तो यार ये जो फ्रॉन्टलिच ने दी हुई इक्वेशन है, इसको तीनों अलग अलग जो टर्म्स हैं इसके साथ रिलेट किया जा सकता है। बिकॉज अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ n एज 1, सो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो ये आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, क्लियर। अगर आपकी वैल्यू बीच में कहीं ना कहीं है तो ये आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। एंड अगर आप n इंफिनिटी भरोगे तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, समझ आ गया फ्रॉन्टलिच, कोई भी दिक्कत किसी को भी। अब यहां पे बेसिकली एक बात समझने वाली है, एंड देन आई विल मेक दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन अ लॉग फॉर्म। एक और रिलेशन में इसे बनाया जाता है, फाइन। सो टिल देन यहां पे एक बार मैं इसे दोबारा रिवाइज करा दूं। देखो तीन अलग अलग जोन हमने बना लिए, लो, इंटरमीडिएट एंड हाई। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉन्टलिच जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है।
अकॉर्डिंग टू फ्रॉन्टलिच जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हमने मैथमेटिकली जो देखा बेसिकली ये P⁻1 के ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज द होल सरफेस एरिया इज अवेलेबल। आप जैसे ही प्रेशर लगाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा। एंड देन इंटरमीडिएट प्रेशर पे जब हम बेसिकली क्या है अपने पास उतना सरफेस एरिया अवेलेबल नहीं है, हम प्रेशर लगाएंगे फिर भी एड्सॉर्प्शन तो बढ़ेगा पर उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, तो इट्स अ पॉलिनोमियल, इट्स अ बेसिकली इक्वेशन फंक्शन, सो दैट इज P⁻1/n के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें एट हाई प्रेशर, ये प्रेशर से क्या हो जाता है इंडिपेंडेंट, बिकॉज हमारे पास कोई सरफेस एरिया ही अवेलेबल नहीं है। इज दैट थिंग क्लियर? हमारे पास यार अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस है, फाइन, ये कोई सरफेस, अगर इसका सारा सरफेस एरिया भर गया है, सारे का सारा सरफेस एरिया भर गया है, तो मैं एड्सॉर्प्शन कहां पे कराऊंगा भाई? ठीक है ना, मेरे पास सारे का सारा सरफेस एरिया कवर हो गया है, तो जब सारा सरफेस एरिया भर गया है तो मैं एड्सॉर्प्शन करा ही नहीं पाऊंगा, चाहे मैं जितना मर्जी प्रेशर लगा दूं। अब और बाहर आके चीज नहीं लग सकती, एड्सॉर्बिट और नहीं लग सकता है, कोई भी दिक्कत। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली द रिलेशन। इसको एक और आगे फर्दर इक्वेशन में डिराइव किया जा सकता है, एंड देन वी विल डू द लिमिटेशन ऑफ फ्रॉन्टलिच। कहां थोड़ा सा गड़बड़ है फ्रॉन्टलिच के अंदर, फाइन। तो सबसे पहले हम इसको एक और इक्वेशन में कर लें डिराइव। लेट्स हैव इट। सो बेसिकली जो हमारे पास रिलेशन बन गया है वो बन गया x/m इज इक्वल टू k P⁻1/n। फाइन। सो x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, k is proportionality constant and P is pressure, and then it is dependent upon the value of 1/n। फाइन। यहाँ डेफिनेटली एक बात समझने वाली है कि जो k एंड n है, सो ये बेसिकली डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। फाइन, ये नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, हर कोई तो एक जैसा एड्सॉर्ब नहीं हो सकता, कोई ज्यादा एड्सॉर्ब हो सकता है, कोई कम एड्सॉर्ब हो सकता है, तो वो कितना एड्सॉर्ब हो सकता है, तो डेफिनेटली यार k और 1/n ये दोनों ही हमारी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को वेरी करा सकते हैं। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इस नेचर ऑफ कैसा एड्सॉर्बेट है, कैसा एड्सॉर्बेंट है, चिपकने वाली चीज कैसी है, जिसके ऊपर चिपक रही है वो कैसी है, इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसका एक और रिलेशन बनाया जा सकता है, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स का लॉग ले लेते हैं, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास बन जाएगा लॉग x/m, ये आ जाएगा लॉग k प्लस 1/n log p। फाइन। अगर हम इसको ग्राफिकली बनाएं, अगर हम इस सारी चीज को ग्राफिकली बनाएं, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। फाइन, आई ऑलवेज मेक दिस पर्टिकुलर वेरिएशन लाइक दिस। तो मैं हमेशा ही क्लास में इस तरीके से बना के दिखा देता हूं, लाइक यू हैव y एक्सिस पे हमारे पास क्या आ गया है, log x/m, log ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमारे पास आ गया है, x एक्सिस पे आपके पास क्या है, log p। फाइन। c आपके पास कोई इंटरसेप्ट है, ये वाला इंटरसेप्ट आ गया है, स्लोप हमारे पास 1/n आ गया है, पॉजिटिव में स्लोप है, तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है। इसका स्लोप कितना आ गया है, 1/n। ये हमारे पास इंटरसेप्ट वैल्यू आ गया है, इंटरसेप्ट हमारे पास कितना इंटरसेप्ट आ गया, c इज द इंटरसेप्ट, हियर आई हैव दिस इज log। कोई भी दिक्कत? क्लियर? हमने बेसिकली दोनों साइड log लिया है, यहाँ log x/m log k 1/n आ गया है, p आ गया है, ये हमने y एक्सिस पे बना लिया है, ये हमने x एक्सिस पे बना लिया है, एंड स्लोप पॉजिटिव में है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ आता, एंड देन ये हमारे पास आ गया है इंटरसेप्ट। अगर ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो फ्रॉन्टलिच बिल्कुल सही है, ठीक है ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो फ्रॉन्टलिच बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत
लेट मी रिवाइव फ्रॉन्टलिच क्या है। फ्रॉन्टलिच कहता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। ना सोचने की बात ये है, एक दो बातें ध्यान देने वाली हैं, एक दो बातें ध्यान देने वाली हैं। द वेरी फर्स्ट इज, आप इसे चाहे नोट ले लो चाहे लिमिटेशन ले लो, ठीक है ना। सबसे पहली बात यार, फ्रॉन्टलिच ने बोला था कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, पर आप खुद सोचिए हाई प्रेशर पे ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर आ गया, हाई प्रेशर पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है, फ्रॉन्टलिच isotherm fails at high pressure। सबसे पहला नोट है हमारे पास, फ्रॉन्टलिच आइसोथर्म हाई टेम्परेचर पे फेल हो जाता है, हाई प्रेशर पे, सॉरी टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है। क्यों यार, बड़ी सिंपल सी बात है, फ्रॉन्टलिच ने बोला था डिपेंडेंसी आएगी। देखो अगर आप इन्फिनिटी की वैल्यू, मतलब बेसिकली यार 1/infinity भर के क्या आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन में इन्फिनिटी का मतलब कोई ना कोई तो रिलेशन आना चाहिए उसका अकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंसी है, चाहे बहुत ही माइन्यूट सही। पर हम तो एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं कि जब एक बार पूरा सरफेस भर गया उसके बाद एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फाइन, अगर नहीं तो यहाँ पे यार जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू ले लो, कुछ ना कुछ तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्रॉन्टलिच के अकॉर्डिंग तो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंसी है, चाहे बहुत ही माइन्यूट सही। पर एक्चुअली में हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, मैथमेटिकली तो डिपेंडेंसी है। फ्रॉन्टलिच ने मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था, मैथमेटिकल इक्वेशन में डिपेंडेंसी है, पर एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बिकॉज सारा सरफेस एरिया भर गया है। तो अब क्या करोगे, अब जब सारा ही सरफेस नीला हो गया मान लीजिए व्हाइट से, तो अब किसके ऊपर एड्सॉर्प्शन लगाओगे भाई। जब पूरा का पूरा वो जो मैंने बनाया था ये सारे का सारा ही एड्सॉर्ब हो गया है, तो कहां एड्सॉर्प्शन करोगे। ये मैं बना दूं, सारे का सारा ही हमारे पास क्या हो गया है, एड्सॉर्प्शन हो गया है, तो कहां बनाओगे। जब सारी सीटें भरी हुई हैं तो कहां बिठाओगे बंदा, चाहे जितना मर्जी प्रेशर लगा तो नहीं बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन। जबकि मैथमेटिकली तो जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू ले लो एन की, कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी तो आनी चाहिए। फ्रॉन्टलिच गिव्स अ मैथमेटिकल रिलेशन जो एक्सपेरिमेंटल से थोड़ा सा हाई प्रेशर पे अलग हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये बात हमें पता चलती है कि हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर आना चाहिए, जबकि फ्रॉन्टलिच के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर पे कुछ ना कुछ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो रहता ही है। क्लियर, कोई दिक्कत। एंड सेकेंड थिंग, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर यूनिलेयर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। देखो एक दूसरी बात क्या समझने वाली है कि ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, जिसके बारे में हमने पूरा पढ़ा है, ये सिर्फ मोनोलेयर है, यानी कि यूनिलेयर या मोनोलेयर एक ही लेयर के लिए है। अगर हम एक लेयर और बना सकते हैं, इसके ऊपर और एड्सॉर्प्शन कर देंगे फिर तो हो जाएगा। अब सोच के देखो यार, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि राम की गोदी में शाम बिठा सकते हैं, तो फिर तो एड्सॉर्प्शन हो ही जाएगा कि भाई बैठ जाओ, बोलेगा जगह नहीं है, चलो उसकी गोदी में बैठ जाओ भाई, और क्या है, तो फिर तो एड्सॉर्प्शन हो गया, फिर तो एड्सॉर्प्शन हो गया। तो अल्टीमेटली यार हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पे जब जगह पूरी भर जाएगी एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों, बिकॉज ये एक मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन की इक्वेशन है, हम मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो सारे का सारा रिलेशन दिया गया है, दिस इज फॉर यूनिलेयर यानी कि मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन है। इज दैट थिंग क्लियर, कोई भी दिक्कत। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉन्टलिच। फाइन, सो एक रिलेशन हमारे पास आ गया है, x अपॉन m इज p रेज़्ड पावर 1 अपॉन n के ऊपर डिपेंडेंसी है, जो कि बहुत लो प्रेशर पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1 आ रहा है। एंड इंटरमीडिएट पे ये किसी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड हाई प्रेशर पे ये एक्चुअली में प्रेशर से क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी दिक्कत। क्लियर। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता था यार, अगर हमारे पास n जो है, अगर हमारे पास n जो है
वो बेसिकली 1 से इंफिनिटी के बीच में है, तो 1/n किसके बीच में आता है? आप खुद दिमाग लगाना। हमारे पास ये बेसिकली आ जाएगा 0 से 1 के बीच में। ये भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सर आपने तो 1/1 से इंफिनिटी लिखवा था। अरे यार भाई, वो n है, वो 1/n है, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉन्टलिच। सो हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑन द सरफेस केमिस्ट्री पूरा हो गया। अपने अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली इसके साथ रिलेशन में एक और एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है जो कि बहुत ही एडवांस लेवल है, दैट इज लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे वो। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।